हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 36वां प्रैक्टिस सेट है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स पीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहाँ से आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, अर्थात जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति किसके सलाह पर कार्य करता है? तो आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? मंत्री परिषद का हेड होता है पीएम, प्रधानमंत्री। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। किस क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो देश की जो है 15वीं राष्ट्रपति हैं। और प्रथम आदिवासी तथा द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि द्रौपदी जी जो है संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। ठीक है, संथाल जनजाति से इनका संबंध है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। अधीनस्थ अधिकारियों का यहाँ मतलब क्या हो गया? मंत्रिपरिषद हो गया। चलिए देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट ए है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। बताइए राइट है या रॉन्ग है? तो बिल्कुल ये राइट है। कारण आर है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। बताइए राइट है या रॉन्ग है? तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि जो है विधायी नियंत्रण में है। तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 53 सब क्लास 2 के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है, परंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होने की बात की गई है। मतलब जो है राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग विधि के तहत ही कर सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, 28 जनवरी 1950। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, और उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उस समय उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कनिया थे। कौन थे? एच.जे. कनिया। ठीक है, नाम याद रखिएगा, एच.जे. कनिया थे। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यू ललित हैं। कौन है? यू ललित। यू ललित हैं। किस क्रम के हैं? तो 49वें क्रम के हैं। ये क्रम याद रखिएगा, क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। यही परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, ये नाम नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये क्रम पूछा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को किया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को की गई थी। और उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में किया गया है।
देखिए चौथा क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किस में निहित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। राइट आंसर है बी, संसद। संसद जो है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो कुल न्यायाधीशों की संख्या है 34। एक है जो है मुख्य न्यायाधीश है, एक कौन है? मुख्य न्यायाधीश है, और 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। देखिए अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है, और संसद समय समय पर, इसी में कहा गया है कि संसद समय समय पर जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 है। मुख्य न्यायाधीश को यदि शामिल कर लिया जाए तो कुल 34 हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, बताइए रेडियो एक्टिविटी किस यंत्र से मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, गाइगर काउंटर से मापी जाती है। देखिए गाइगर काउंटर, जिसे गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा रेडियो एक्टिविटी की माप की जाती है। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी बैकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। और रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी, बताइए, पढ़ चुके हैं आप लोग। तो रेडियम की खोज मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा की गई थी। चलिए देखते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी, भौतिक परिवर्तन है। देखिए जब वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़ करके नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन उसका कारक हटाने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है, तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे जल है, जल को आप गर्म करते हैं, ठीक है, तो किस में परिवर्तित होता है? जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और इसी जलवाष्प को जब आप ठंडा करते हैं तो पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि जब जो है कोई वस्तु परिवर्तित होकर के दूसरे रूप में जो है चला जाता है, किंतु जो है जो परिवर्तन का कारक है उसको हटाने पर वह पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जो है सब्जी लाए मार्केट से, और सब्जी को आपने काट करके उसे पका दिया, लेकिन आप जो है कैसे पकाएं? गरम करके पकाएं। लेकिन आप पुनः उस सब्जी को यदि ठंडा करते हैं तो क्या सब्जी अपने पूर्व रूप में वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के संबंध में अच्छे से जो है समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए सातवां क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है डी, ए और बी दोनों। देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलके बनी होती है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, यह एक जो है अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है। यही निर्धारित करता है कि कोशिका के अंदर क्या जाएगा और कोशिका से बाहर क्या जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक है यह एक जो है अर्धपारगम्य, एक सिपाही की तरह यह कार्य करता है, मान के चलिए। ठीक है, रॉबर्टसन के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन से बनी होती हैं, और मध्य वाली परतें किससे बनी होती हैं? लिपिड से बनी होती हैं। ठीक है, और एक जो है अवधारणा और है सिंगर और निकोलसन का। इनका जो है मत है कि कोशिका झिल्ली की दो परतें फास्फोलिपिड से बनी होती हैं और बीच में जो है प्रोटीन होता है। तो ये दोनों देखिएगा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है, ये जो है आपका सही है। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, तो बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, ये भी सही है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ओणम त्यौहार आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि केरल में मनाया जाता है। कहाँ, केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि बी जो है सुमेलित नहीं है। देखिए 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, आपको पता है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व का है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है, कितना है 17। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, बताइए कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है। चलिए देखते हैं। देखिए कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है, हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। चलिए कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लेते हैं। टोडा एक जनजाति है जो कि निवास करती है, बताइए कहाँ पर निवास करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है दुद्धा बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ए, मकराना। मकराना कहाँ पर स्थित है, मकराना जो है राजस्थान के नागौर जिले में है। ठीक है, इसी से जो है ताजमहल का निर्माण हुआ है, और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कलकत्ता में है उसका भी जो है मकराना संगमरमर से निर्माण हुआ है। संगमरमर, संगमरमर जो है एक कायांतरित चट्टान है जो कि जो है चूना पत्थर से जो है रूपांतरित होकर के संगमरमर का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है, बताइए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है बी, कोयला की खोज से छोटा नागपुर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना होती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ए, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती है। देखिए पूर्णिमा, फुल मून जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, फुल मून कहते हैं। फुल मून बोला जाता है पूर्णिमा को। इसमें जो है चंद्र ग्रहण लगता है, फुल मून को जो है चंद्र ग्रहण लगता है। और आप पढ़ चुके हैं कि अमावस्या, अमावस्या में कौन सा ग्रहण लगता है, तो अमावस्या में जो है सूर्य ग्रहण लगता है, जिसे सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है। अमावस्या को न्यू मून डे बोला जाता है। और एक वर्ड और यूज किया जाता है, प्रतिपदा। कहीं कहीं जो अमावस्या की जगह जो है प्रतिपदा शब्द का, प्रतिपदा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो या तो ऑप्शन में अमावस्या मिलेगा या तो प्रतिपदा मिलेगा। प्रतिपदा ज़्यादा मिलता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप जो है इसका इंग्लिश वर्जन याद रखिए, न्यू मून डे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है। तो इसमें असुमेलित को फाइंड आउट करना है। देखिए
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। उस समय इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। क्या था? हेली नेशनल पार्क था। और यहाँ पर जो है टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू किया गया था? तो 1773 में, सॉरी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लागू किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का वर्तमान में क्या नाम है? वर्तमान में जो है इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क है। और यहाँ पर जो है बाघों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है। पेरियार जो है, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। केरल में है। और यहाँ पर हाथी का संरक्षण होता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क आप सभी लोग जानते हैं, असम में स्थित है। यहाँ पर जो है एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया जाता है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, यहाँ पर जो है शेर का संरक्षण नहीं किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है? यहाँ पर पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। पक्षियों का संरक्षण किया जाता है, फूलों का संरक्षण किया जाता है तथा अन्य उभयचर प्राणियों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है। यह कहाँ पर स्थित है घाना नेशनल पार्क? तो घाना नेशनल पार्क, जिसे केवलादेव घाना नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर जो है शेर का संरक्षण नहीं किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, हांगुल या कश्मीर स्टैग। और दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए सातवां क्वेश्चन है, बेलेजली की संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इसने जो है अंग्रेजों से संधि कब की थी? इसने जो है अंग्रेजों से 1802 में संधि की थी। वह संधि कौन सी थी? वह संधि थी वसीन की संधि थी। वसीन की संधि से इसने जो है अंग्रेजों से संधि की थी और सहायक संधि को जो है स्वीकार कर लिया था। चलिए देखते हैं। देखिए आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, बताइए किसने नहीं किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर के होलकर राज्य ने नहीं किया था। बाकी सर्वप्रथम सहायक संधि किसने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था। कब किया था? 1798 में किया था। और 1799 में दूसरा राज्य कौन सा था? मैसूर ने कब किया था? 1799 में किया था। आपको याद होगा कि 1799 में आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध हुआ था, जिसमें जो है टीपू सुल्तान पराजित हुआ था और मारा गया था। ठीक है, तो उसी समय जो है टीपू सुल्तान के पराजय के बाद मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। चलिए देखते हैं। देखिए नौवां क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पाई गई हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। दसवां क्वेश्चन है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख करके दफनाते थे, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।